हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। अब फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड का जो अकाउंट है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो सीख रहे हैं, आज उसके बारे में हम दो और पॉइंट सीखने वाले हैं। एक सीखने वाले हैं हम अकाउंटिंग इज इन साइंस और एन आर्ट, और सेकंड चीज हम सीखने वाले हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दो चीज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग साइंस है या तो फिर आर्ट है। अब पहले उसको थोड़ा समझ लेते क्या है इसके अंदर, फिर अंदर जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर लेते। ये पॉइंट आपको 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं या तो फिर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अकाउंटिंग साइंस कैसे हो सकता है। तो बेसिकली साइंस में क्या होता है, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। इज इट क्लियर? वैसे ही अकाउंट में भी रूल्स होते हैं, उसमें भी रेगुलेशन, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें भी अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए हम उसको साइंस बोल सकते हैं। सेकंड थिंग इज इन आर्ट। आर्ट कैसे बोल सकते हैं? अब देखो, जैसे डॉक्टर, ये वो आर्ट है, वो हर कोई तो कर नहीं सकता। डॉक्टर होता है वही ऑपरेशन कर सकता है, ऐसा तो नहीं है चार्टर्ड अकाउंट गया और ऑपरेशन करने बैठ गया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो अब सेम फंडा ऐसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो काम है वो डॉक्टर नहीं कर सकता, इसीलिए ये आर्ट हो गया। हाँ, नॉलेज भी है, आर्ट भी है, ये सारी चीजें, साइंस तो है ही है। डन। बट ये साइंस कैसा है, जो ह्यूमन बींग्स ने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मेंटेन किए हैं, बनाए हैं, वो है। डन। जबकि साइंस की, रियल साइंस की बात करें तो ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाए, वो नेचुरली है। डन। इतना थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं और आर्ट भी बोलते हैं। अब अंदर जो लिखा है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या बोला है, साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। साइंस जो है ऑलवेज किसके ऊपर बेस्ड होता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, आगे क्या है, दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब देखो, साइंस की अगर बात करें तो इसके जो रूल्स एंड प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। ठीक है, जैसे कि बात करें भाई, सेब इंडिया में जो है वो पेड़ पे होता है तो नीचे ही गिरता है, तो अमेरिका में क्या होगा कि भाई सेब ऊपर से गिरेगा तो ऐसे क्रॉस में गिरेगा या तो फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है, वो नीचे ही आता है। देन ये सारे यूनिवर्स में सेम फंडा होता है। इसीलिए देखो, अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। its formation is based on rules and यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल है जो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है। आगे बोला है, और वो प्रिपेयर किसने किए, प्रिपेयर बाय ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो ये हम इंसानों ने क्रिएट किए हैं। टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस, दे आर क्लासिफाई ऑन द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। और इसको हम जो अकाउंटिंग के बेसिस रूल्स हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और ये रूल्स अब नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले हैं। नेक्स्ट, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इंडिविजुअल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपको योगा करना है, तो योगा में मैं बता दूं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, आज वैसे भी वर्ल्ड योगा डे है, तो मैं अगर ऐसे बता दूं कि ये ऐसा करना है, तो आप वैसे कर नहीं सकते। ये स्किल होता है, ये सबके पास नहीं होता है। हाँ, ऐसा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आ जाएगा, बट जो स्पेशलाइज पर्सन होता है वो अलग बंदा है, और जिस बंदे को कुछ नहीं पता है तो उन दोनों में फर्क तो रहने वाला है। बट यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करो, आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि रूल्स को फॉलो करना और आपको आ जाए वैसी कोई चीज बताओ, तो जैसे कि गेमिंग है, तो गेमिंग में किसी ने आपको सिखाया कि ये गेम ऐसे खेलते हैं? नहीं सिखाया, फिर भी आपको आ गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गेम को ऐसे खेला जाता है, कोई पर्टिकुलर रूल होता है। जैसे कि आप फाइटिंग वाली गेम खेलोगे तो उसमें एक ही रूल होता है कि सामने वाले बंदे को मारना है, खत्म होगी बात। अगर पजल गेम खेलते हो तो आपको सिंपल सा पता ही होता है कि इस पजल को सॉल्व करना है, तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये उसके रूल्स होते हैं। Next, when accounts are prepared by different person, the process of preparation of account and its result would remain the same. ये कोई भी बंदा बना ले, डन। ये गुजरात का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनावे, या तो फिर जो महाराष्ट्र है वहां का चार्टर्ड अकाउंट बना ले, या तो फिर अमेरिका का बना ले, कोई भी बना ले, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होता है। आपका कैश, यहाँ पे कैश का बैलेंस डेबिट होता है तो यूएसए में भी डेबिट होगा, इंग्लैंड में भी डेबिट होगा, अफ्रीका में भी डेबिट होगा, और इवन वेस्ट इंडीज में भी डेबिट होगा, कहीं पे भी डेबिट ही होगा, क्योंकि कैश का बैलेंस डेबिट होता है। परचेज यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में डेबिट होता है। समझ में आया? इसलिए कोई भी बंदा उसको क्यों ना बना ले, उसका जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो सेम ही मिलेगा। अगर आपका 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, उसका भी 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, अगर 100% एक्यूरेट है तो। हाँ, फिर किसी से मिस्टेक हो गई वो 2 नंबर की बात है।
नेक्स्ट, थर्स ड्यू टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल अकाउंटिंग इज नॉन एज अ साइंस। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल की वजह से ही हम अकाउंट को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, आगे ऐसा बोला, अपार्ट फ्रॉम साइंस अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज एन आर्ट ऑल्सो। साइंस तो बोलते ही है हम उसको, पर उसके साथ साथ हम उसको आर्ट भी बोलते हैं। अकाउंट इज मेनली कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। अकाउंटिंग की 3 कैटेगरी है। अभी तो ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, पर आप जब कॉलेज में जाओगे या तो फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे उस टाइम पे आपको ये काम में आने वाला है। 3 कौन से, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सेकंड वन कॉस्ट अकाउंटिंग है, एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 उसकी कैटेगरी है, याद रखना, ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं। आपको एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, 1 गलत होगा, इसमें से 3 ये वाले हो गए, गलत वाला ढूंढ लेना है। या तो फिर आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें से आपको एक सही दी होगी इन 3 में से और बाकी की 3 गलत दी होगी, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 मार्क आपका है। कीपिंग द लिमिटेशंस ऑफ दिस अकाउंटिंग इन माइंड, स्पेसिफिक स्किल टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड। 3 कैटेगरी है तो सीधी सी बात है, तीनों के अंदर स्पेशलाइजेशन लेना भी मुश्किल है, इसलिए ये 1 काइंड ऑफ लाइबिलिटी हो गई। इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास स्पेशल स्किल होनी चाहिए। और आगे बोला है, द प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन द डिफरेंट मैनर विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड मीनिंग इज नॉन एज एन आर्ट। क्या बोल दिया उसने, कोई भी चेंज नहीं करना है आपको, नेचर में चेंज नहीं करना, उसका मीनिंग ही चेंज नहीं करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आर्ट हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। अकाउंटिंग इज द साइंस। साइंस क्यों है, क्योंकि उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ प्रिंसिपल है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ये साइंस है। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, क्योंकि वो आर्ट इसीलिए है क्योंकि उसमें स्पेशल स्किल यूटिलाइज करनी पड़ती है। हमारे पास 3 कैटेगरी है, एक फाइनेंशियल कैटेगरी है, एक कॉस्ट कैटेगरी है और एक मैनेजमेंट कैटेगरी है। ओके, अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब सर ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? अब देखो, जो हमारा अकाउंट होता है ना, उसको उसके अलग अलग यूजर्स होते हैं। जैसे कि हमने अकाउंट लिखा तो हम तो उसके यूजर है ही है, कि भाई हम ये चेक करेंगे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज हम तो चेक करेंगे ही करेंगे। बट और भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है। वो हमारे यूजर्स हमारे अकाउंट को चेक करेंगे तो उस टाइम पे उन लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि भाई ये अकाउंटिंग जो है वो अच्छे हो गए, सही हो गए, इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो ये सारे उसके एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो जब वो यूजर यूज करते हैं उस टाइम पे हमारे कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग के होते हैं जो पहले से ही उसको माना जाता है कि ये ऐसा ऐसे ही है, ये डन, इसमें कुछ गलत नहीं, अगर है तो ये आपकी मिस्टेक, बट पहले से ही ऐसा माना जाता है। इसके मेनली 4 कैरेक्टर आप देख सकते हैं, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरिजन। ये मेन 4 कैरेक्टर है, इस 4 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अब चेक करते हैं 1 बाय 1। चलो, फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी। नाउ, अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपने रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो आपने अकाउंट्स लिखा है, वो रियल है, वो फैक्ट है, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ऐसा पहले से ही माना जाता है, ऐसे पहले से ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इज दैट क्लियर? देखो अब इसको बारे में डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इज रिलायबिलिटी। द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन बिलीव दैट प्रीपेड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट रियल पिक्चर। ये लोग पहले से ही ऐसा बिलीव करते हैं कि जो आप लोगों को अकाउंट लिख के दे दिए गए हैं वो कैसे है, रियल है, वो जो अपने बिजनेस की सही तस्वीर है ना वही दिखा रहा है। द टास्क ऑफ इंफॉर्मेशन प्रीपेड इज टू सस्टेन द ट्रस्ट ऑफ यूजर्स। आपके जो यूजर्स है ना उसके ट्रस्ट को क्या करना है, सस्टेन करके रखना है आपको। नाउ द प्रीपेयर इंफॉर्मेशन हैज टू बी कंप्लीट एररलेस। और ये कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली एररलेस होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर गलती से तो गलती हो जाती है ना, हाँ, बट गलती से भी गलती होने वाली भी गलती नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? इसका कहने का मतलब ये है, there should not be inclusion of opinion of an accountant or any other party. If rules and principles are fully followed, the prepared information would be automatically disclosed trustworthy presentation. अब देखो, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है तो इसमें कुछ देखने वाली बात ही नहीं है, ये 110% ट्रस्टफुल होगा और क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट, under the head of reliability, trustworthy presentation,
न्यूट्रलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर्स आर इंक्लूडेड एज सब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो पूरा रिलायबिलिटी ये बता रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट करने लायक होना चाहिए, ये सारी चीजें बता रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है रिलेवेंस। अब देखो रिलेवेंस का मतलब उसके रिलेवेंट होना चाहिए। देखो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन विच मीट्स द नीड्स ऑफ यूजर्स, इज कंपिटेंट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो हमारा जो यूजर है वो चाहता है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है उसके बारे में रिसर्च करे, तो वो जब हमारा अकाउंट देखे उस टाइम पे उसको इनफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो अगर इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसको बोल देंगे रिलेवेंस, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उसके रिलेवेंट है। क्लियर? तो ये हो गया रिलेवेंट। और भी अंदर चीजें देखे रखे, फटाफट देख लेते हैं उसके अंदर। रिलेवेंस इज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच असिस्ट user to take decision based on informations. The information prepared or presented by the accountant has to be such a kind of the basis of which investor can decide that। अब देखो मेनली ये चीज किसके काम की है, जो हमारे नए स्टेक होल्डर है, जिन लोगों को हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है, हमारे नए इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। उसमें फर्स्ट है वेदर हिज पास्ट डिसीजन आर एप्रोप्रिएट और नो। अब हमारी कंपनी जो है उसके जो पास्ट जो रिकॉर्ड है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डिसीजन है, वो क्या सही थे या गलत थे, एक तो ये। सेकंड वेदर इज प्रेजेंट डिसीजन आर एप्रोप्रिएट और नॉट। चलो ये पास्ट की बात हो गई, अब प्रेजेंट की जो इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो सही है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। एंड लास्ट वन इज वेदर हिज फ्यूचर डिसीजन विल बी एप्रोप्रिएट और नॉट। मतलब अब उसके जो फ्यूचर के डिसीजन रहने वाले वो क्या एप्रोप्रिएट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हमें सीखना है, ये उसको जानना है। ये तीन चीज बेसिकली वो लोग जानते हैं, इसलिए इसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कवर होता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब देखो आप अकाउंट लिखे जा रहे हो, बट पता चला कि ये तो आपको खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब सीधी सी बात है, तो आपकी ऑडियंस को क्या समझ में आएगा, मतलब आपके यूजर्स को क्या समझ में आएगा, यही फर्क पड़ता है यहाँ पे। इसलिए ये बोला जाता है कि आपका क्वालिटेटिव ये कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका अकाउंट जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो, वो समझ में आए, वैसा कुछ हो। तो यहाँ पे लिखा इन एडिशन टू रिलेवेंस द प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन शुड बी दैट काइंड व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेट बाय द इंफॉर्मेशन यूजर। जो हमारे इंफॉर्मेशन यूजर है वो इजीली इसको समझ सके, इजीली इसको यूज कर सकते हैं, बोलते हैं ना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्लियर? अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन शुड हैव क्लियर मीनिंग। देखो डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा लिखा प्रॉफिट, आप ऐसे लिखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट 1 लाख करोड़, फिर क्वेश्चन मार्क कर देते हो। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या बता रहे हो, तो ऐसा कोई डबल मीनिंग वाला नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन शुड हैव क्लियर एट द सेम टाइम प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हैज इट्स ओन टर्मिनोलॉजी। देखो ये तो टर्मिनोलॉजी के बारे में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, इसके बाद हम सीखेंगे यूजर्स के बाद टर्मिनोलॉजी आएगी। रूल्स एंड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के खुद की टर्मिनोलॉजी है, खुद के रूल्स है और खुद के ही प्रिंसिपल है। बोलते हैं ना मेरी लाइफ मेरे रूल्स, ऐसा अकाउंट भी बोलता है। If information user is not acquainted with this, he will not be able to understand present information easily. In brief, information presented in account should have quality of understandability. The user also should have knowledge of expected content. अब बस सिंपल ये पॉइंट ये बोल रहा है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो इजी होना चाहिए, वो सबको समझ में आ जाए वैसा होना चाहिए, ताकि वो इजीली यूज कर सके। खत्म हो गई बात। तो ये थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट लास्ट वन है कंपेरेबिलिटी। जैसा नाम वैसा काम, हर एक पॉइंट ऐसे ही है। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपेरिजन करना। अब देखो जब भी कोई यूजर होता है वो हमारे अकाउंट को यूज करेगा तो कैसे करेगा, वो कंपैरिजन करेगा कि भाई हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स जो थे उसके साथ, मतलब मान लो अभी 2020 में है, 2019 के वो रिकॉर्ड चेक कर रहा है और बोल रहे हैं 2019 को 2015 के साथ कंपेयर करते हैं। उस टाइम पे प्रॉफिट कितना था, इस बार प्रॉफिट कितना है, उस टाइम पे टर्नओवर कितना था, इस टाइम पे टर्नओवर कितना है, उस टाइम पे डिविडेंड कितना मिल रहा था, इस टाइम पे डिविडेंड कितना मिल रहा है। ये सारी चीजें जो होती है वो कंपेरिजन करते हैं।
ये तो हो गया इंट्रा फर्म, मतलब एक ही फर्म के पास्ट रिकॉर्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। वैसे ही कंपैरिजन आप इंटर फर्म भी कर सकते हो, एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ, जैसे रिलायंस को टाटा के साथ कंपैरिजन कर लो, जैसे भी अदानी को टाटा के साथ कंपैरिजन कर लो, वैसे दो फर्म की कंपैरिजन कर सकते हो। तो यही फंडा यहां पे देके रखा है। देखो, अनदर क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इज कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर where user can undertake comparison of profitability of economic solvency of two period, दो पर्टिकुलर पीरियड की सॉल्वेंसी या तो फिर इकोनॉमिक पोजीशन को कंपेयर इजीली कर सके। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन देके रखी है, ठीक है, वो कुछ काम का नहीं है। नीचे हमें कुछ दिया है, बिसाइड दिस इंटर फर्म कंपेरिजन ऑल्सो कैन बी मेड। इंटर फर्म भी कर सकते हैं, ये तो इंट्रा फर्म बता दिया कि एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर करो, ये हो गया इंट्रा फर्म। इंटर फर्म का क्या मतलब होता है, एक फर्म को दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करो, ये हो गया हमारा इंटर फर्म। इन ब्रीफ, फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टर कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलो। अगर आपको फुल्ली यूजफुल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू रिलायबिलिटी प्लस रिलेवेंस प्लस अंडरस्टैंडेबिलिटी प्लस कंपेरेबिलिटी। ये चार चीज इकट्ठा होगी तभी जाके आपको एक्यूरेट, करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अगर नहीं समझ में आए, एक बार आराम से फिर से वीडियो देख लीजिए, और फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो क्या करना है, आपको कमेंट में लिख देना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी फ्रेंड्स इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।